सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अर्थशास्त्र का अध्याय 5, जो कि है आपका उपभोक्ता अधिकार। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि उपभोक्ता यानी जो हम चीज़ों का यूज़ करते हैं, हमारे क्या क्या अधिकार हैं। अगर कोई हमें जो है सामान नहीं देगा तो हम उसके खिलाफ़ कैसे एक्शन ले सकते हैं, क्या उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, किस तरह से हम जो है अपने अधिकारों को ले सकते हैं। इस चैप्टर में इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो चलिए अपने पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। उपरोक्त संग्रह उपभोक्ता न्यायालय के निर्णयों के कुछ समाचारों के नमूने हैं। यानी यहाँ पर जो है आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, जिसमें जो है वो कुछ नमूने हैं जब न्यायालय ने यानी अदालत ने जो है वो लोगों के अधिकारों का यहाँ पर पालन करने की, लोगों के अधिकार को बचाने के लिए कहा है। इन मामलों में लोग उपभोक्ता अदालत में क्यों गए? ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ एवं संघर्षरत रहे। किस तरह वे न्याय को पाने के लिए तरसते रहे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ जो है विक्रेता ने गलत किया, यानी जो सामान दे रहा है दुकान वाला, उसने उनके साथ गलत किया है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ़ जो है वो रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बाज़ार में उपभोक्ता, यानी बाज़ार में जो है वो उपभोक्ता कैसे काम करते हैं। बाज़ार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूप में होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के रूप में हम पहले ही वर्णित कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाज़ार में तब होती है जब वह अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। यानी उपभोक्ता की जो भागीदारी कब होती है बाज़ार में? जब उनकी कोई ज़रूरत है तब वो उस सामान को खरीदते हैं, तब उनकी भागीदारी जो होती है वो बाज़ार में मानी जाती है। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। यानी लोग किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? जो अंतिम वस्तुएं होती हैं। इस टॉपिक के बारे में जो है हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था इसी बुक के। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी भी, तो पहले जाकर उस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि उसी चैप्टर से रिलेटेड है ये चैप्टर। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पिछले अध्यायों में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी नियमों और नियंत्रणों या उसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया है। इनका महत्व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकार द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की ज़रूरत होती है। यानी जो मज़दूर होते हैं वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं, तो उन मज़दूरों को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो साहूकार हैं और जो उच्च स्तर पर ब्याज लेते हैं उनका जो है उनका शोषण कर रहे हैं वो, तो उनको शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता अधिकार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें यह बताया गया है। इस प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार, जिनके बारे में आप पहले के अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दाव पेच अपनाते हैं। सामयिक ऋण के कारण वे उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यानी वो क्या करते हैं, पहले कर दे देते हैं लोगों को, जैसे हमने अध्याय 3 में पढ़ा था कि लोगों को जो है वो कर्ज देते हैं, उसके बदले बाद में उनसे जो है पैसे वसूलते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। वे स्वप्ना जैसी महिलाओं को ऋण चुकाने के लिए अपनी ज़मीन बेचने को विवश कर सकते हैं। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं होती और प्रायः उनके साथ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती हैं। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा हेतु हमने नियमों एवं विनियमों की बात की है। ऐसी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है। यानी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने लोगों को शोषण से बचाने के लिए, उनके जो अधिकार हैं उन लोगों को दिलाने के लिए जो है बहुत लंबा सफ़र और संघर्ष किया है। इन नियमों का अनुपालन हो और इन नियमों का क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए, तभी जो है सबके अधिकार सबको मिल पाएंगे।
बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं ही को कमज़ोर स्थिति में पाता है। अब ये जो है ये सामाजिक तौर पर करना पड़ेगा हमें, जो भी नियमों का पालन है या विनियमों की आवश्यकता है सामाजिक तौर पर है। अब एक अकेला कमज़ोर आदमी है तो वो क्या कर पाएगा, वो अपने अधिकारों को ले पाएगा नहीं। अगर वो पूरा समूह होगा तो ही अपने अधिकारों को वो ले पाएंगे। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब कोई भी शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। यानी अगर चीज़ के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में कोई शिकायत होती है तो वो क्या करता है कि जिसने वो चीज़ बनाई है उस पर जो है सारा नाम डाल देते हैं। सामान्यतः उनकी प्रतिक्रिया होती है, आपने जो ख़रीदा है अगर वह पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए, और बाद में कह देते हैं कि आपने जो हमारी दुकान से ख़रीदा है वो आपको अगर पसंद नहीं है तो आप दूसरी दुकान पर जा सकते हो, आपको यहाँ से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी वो जो होते हैं वो शोषण करते हैं। अब मान लो कोई एक ही दुकान है पूरे इलाके में, वो कहता है कि कहीं और से ले आओ जाओ, या फिर वो जो है और दूसरी दुकानें महंगा दे रही हैं, आप उसी दुकान से लोगे लेकिन वो जो सस्ता सामान दे रहा है वो सामान ख़राब दे रहा है। तो आप इस स्थिति में आप क्या करोगे यहाँ पर? मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। यानी मान लो कि चीज़ दुकान से जैसे ही वो लेकर गए उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है। और उपभोक्ता आंदोलन एक हुआ था जिसमें जो है क्या किया था लोगों ने कि कुछ ऐसा प्रयास किया था जिसके कारण जो उपभोक्ता जो सामान खरीदने वाले हैं उनके अधिकारों का जो है वो हनन ना हो। बाज़ार में शोषण कई रूप में होता है। उदाहरणतः कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं, या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले न किया गया हो, या मिलावटी दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती हैं। यानी जो व्यापारी होते हैं वो अलग अलग तरह से जो है दुकानदार वो शोषण करते हैं लोगों का। या तो वो जैसे 1 किलो आ रहा है आपका 50 रुपये का, लेकिन वो जो है उसमें 100 ग्राम की कटौती कर लेते हैं, या फिर आपका जो है वो कम कीमत पर यानी अच्छी कीमत पर आपको अच्छा सामान नहीं देते, या तो उसमें कुछ मिलावट कर देते हैं, या फिर उसके दामों को जो है वो अपनी मर्ज़ी से बढ़ा देते हैं सभी मिलके। जब उत्पादन थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हों। यानी जब बड़ी कंपनियां निर्माण करती हैं तो क्या होता है कि जो लोग हैं, अब लोग कम हैं और अलग अलग रहते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है, कोई कह रहा है इतने का है तो इतने ही दे दिए, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है लोगों को। तो इससे क्या होगा कि जो उत्पादक हैं वो शक्तिशाली होते जाते हैं और लोगों का जो है उनके अधिकार नहीं मिल पाते। अधिक पूंजी वाले शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकीपूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। उदाहरण के लिए कंपनी ने यह दावा करते हुए कि माता के दूध से हमारा उत्पाद बेहतर है, यानी एक कंपनी थी जिसने ये दावा किया कि जो माता का दूध है उससे हमारा जो दूध है वो बेहतर है। कुछ लोग जो होते हैं वो मीडिया में जाते हैं, ऐड आप देखे होंगे, आपको हमेशा ही ऐड आते हैं वो तो टीवी पे, तो आप देखते होंगे कि ऐड जो है उसमें क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट की बढ़ाई करते हैं और कभी कभी वो इसमें झूठ भी बोल जाते हैं। तो उसके लिए जो है एक निर्वाचित आयोग बनाया गया है जो ऐसे ऐडों को या फिर उनको मंजूरी नहीं देता है। सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा। यानी ये जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया उत्पादक था, ये शिशुओं के लिए ये पाउडर बहुत दिनों तक खरीदा गया। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही थी। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पादन कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। यानी अब कैंसर, जो बीड़ी है, सिगरेट है, उससे क्या होता है, कैंसर होता है। तो अब वो कंपनियां ऐसे मानने को तैयार नहीं थी, वो कहती थी कि हमारे से कैंसर हो ही नहीं सकता। तो इस बात को हमें मनवाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। अतः उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता है, और इसलिए उनके लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए जो है नियम और विनियम जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अब उपभोक्ता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि ये लोगों के जो उपभोग के जो अधिकार थे, उपभोक्ता अधिकार, उनको बचाने के लिए किया गया था। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसायी व्यवहारों में शामिल होते थे। बाज़ारों में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड, उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था तो सामान्यतः वह उस ब्रांड उत्पादक को खरीदना बंद कर देता था या उस दुकान से खरीदारी करना बंद
कर देता था। यह मान लिया जाता था कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वह सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। यानी जो संस्थाएं होती हैं, पहले क्या होता था कि अब एक ही दुकान है, पहले दुकानें भी नहीं थी, हमारे पास इतनी ब्रांड भी नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, एक ही उनकी ब्रांड थी तो वो कैसा भी सामान जो है वो बना देते थे। उसके बाद जब कंपटीशन आया मार्केट्स में, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश की ताकि लोग हमारी वस्तुओं को जो है वो ख़रीदें और उन्हें पसंद करें, इसलिए। और उसके बाद लोगों ने उनके पैसे भी कम कर दिए। पहले तो लोग अपने मनमाने पैसे चलाते थे कि भाई इतने पैसों में हम आपको देंगे, लेना है लो वरना मत लो, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज़ थी। इसलिए इसने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डाल दी। यानी अब सब कुछ हमारे ऊपर आ गया कि हमारी मर्जी जो होगी हम वही चीज़ खरीदेंगे। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। यानी भारत में जो था वो सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ, और वो किसने किया, अनुचित व्यवसाय के कारण जो है वो अनैतिक बल जो था, सामाजिक बल, वो प्रकट हुआ। और उसके बाद लोगों ने अपने मतलब अधिकारों की मांग की। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। यानी क्या क्या कारण थे उपभोक्ता आंदोलन होने के? अत्यधिक खाद्य कमी, यानी के पास खाने की चीज़ें जो होती हैं उनकी कमी थी लोगों के पास। जमाखोरी, लोग जमा कर करके अपने पास रख लेते थे जो अमीर होते थे, और गरीब लोगों को मिलता नहीं था। कालाबाजारी करते थे लोग, और खाद्य पदार्थ एवं तेल पदार्थ में मिलावट, और जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी क्या, कि लोग मिलावट करते थे। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं वृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेख के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी थीं। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नज़र रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। यानी उन्होंने क्या किया कि अब वो एक ही जो दल था वो हर चीज़ पर नज़र तो रख नहीं सकता था, इसलिए उस आंदोलन के बाद जो था भारत में दल बनाए गए, और फिर उन दलों को जो है वो बांट दिया गया बहुत सारे इलाकों में। और यहाँ पर क्या कहा है कि भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। यानी कुछ वर्षों में जो है उपभोक्ता दल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर उपभोक्ता इंटरनेशनल के बारे में आप पढ़ेंगे थोड़ा, पर उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यवसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। यानी ये जो आंदोलन था, इससे क्या हुआ कि उपभोक्ताओं के जो खिलाफ थे लोग और उनके हितों के खिलाफ जो चीज़ें हो रही थी उनको बंद करना पड़ा, और सरकार और इंटरनेशनल कंपनियों पर जब दबाव पड़ा तो उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई ये जो लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, उपभोक्ताओं के अधिकारों का पालन होना चाहिए। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। यानी ये कोपरा के नाम से एक कानून हुआ जो कि बहुत प्रसिद्ध था, और आप कोपरा के बारे में आगे पढ़ेंगे। यानी अभी हम इस टॉपिक के बारे में इतना ध्यान से अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे चैप्टर के एंड में आएगा इसके बारे में, तभी जो है मैं आपको बताऊंगा। तो आगे चलते हैं। उपभोक्ता अधिकार, तो उपभोक्ता अधिकार जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो आइए इसे भी पढ़ लेते हैं। तो उपभोक्ता अधिकार के भी कई पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला पार्ट है सुरक्षा सबका अधिकार, यानी सबको जो है वो सुरक्षा मिलनी चाहिए। रेजी की व्यथा यह साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। यानी यहाँ पर जो है एक रेजी मैथ्यू का जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया, वह चुप रहता था बहुत, और उसको जो है उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है, और जब उसे भर्ती करते हैं तो सर्जन क्या करते हैं कि उसे ना गलत बेहोशी की दवा दे देते हैं, और वो सही से बेहोश नहीं होता और उसका जो शरीर है वो पैरालाइज हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपको मैंने एग्जांपल बता दिया है। तो इसमें यही कह रहा है कि डॉक्टर की गलती के कारण यहाँ पर जो है वो अपंग हो जाता है। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं के प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है। यानी जब हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि हमें अच्छे से अच्छी चीज़ मिले, हमारी जो चीज़ें हैं वो हमें
पसंद भी हों और हमारी इच्छा के अनुसार हों, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। यानी जो उत्पादक हैं, जो बना रहे हैं चीज़ें, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो सुरक्षा नियमों का पालन करें। ऐसे बहुत से वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको जब हम खरीदते हैं तो हमें सुरक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ता है कि इससे हम सुरक्षित रहेंगे या नहीं। जैसे प्रेशर कुकर, अगर प्रेशर कुकर सही नहीं होगा तो वो कभी भी फट सकता है या फिर उसमें कुछ खराबी आ गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। में एक सॉफ्टी वॉल्व होता है जो यदि ख़राब हो जाता तो भयंकर दुर्घटना हो सकता है। एक सेफ्टी वाल्व होता है, आप जिसको सीटी बोलते हो, जिसमें से जो है वो गैस निकलती है। अगर वो ख़राब हो जाए या फिर वो किसी कारण जो है उठे ना, तो क्या होगा कि प्रेशर कुकर जो है वो फट सकता है और भयंकर जो दुर्घटना हो सकती है। सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्रवाइयों को देखकर ये सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। फिर भी हमें बाज़ार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। यानी अभी भी जो है वो कई कंपनियां या फिर कई उत्पादक ऐसे हैं जिनमें जो है वो सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया गया है और कभी भी उनसे दुर्घटना हो सकती है। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि जो आंदोलन है, जो उपभोक्ता आंदोलन है, वो इतना ज़्यादा मजबूत अभी नहीं है। तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो हमारा पार्ट होएगा उसमें हम वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।